हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है पॉलीमर्स। आप सभी जानते हैं पॉलीमर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस विच हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर मॉडर्न लाइफ, और यू कैन से polymers are the backbone of this modern civilization. And this is also true that polymers are backbone of the four major chemical industries include fibers, plastics, paints, and elastomers. Elastomers, you can say rubber. For example, if we talk about textile industry, then you know that nylon and terylene. Terylene is also called Dacron. It is a polyester. So nylon and terylene have almost completely replaced cotton and silk. In the same way, paints, plastics, and elastomers include natural and synthetic rubber are a gift from the scientists to our society. The first polymer, polyvinyl chloride, that is PVC, was synthesized accidentally in 1838 and again in 1872. And one more thing, polymers are obviously very important, very useful to us, but still you all know man-made non-biodegradable polymers are very harmful to our environment. Our environment has been polluted to a greater extent by the artificial, or you can say man-made non-biodegradable polymers, polythene bags in particular. So nowadays scientists are busy in synthesizing biopolymers, or you can say biodegradable polymers, and biodegradable polymers in no way harmful to our environment. So the scientists are busy in synthesizing biodegradable polymers. We will also discuss about these biodegradable polymers in this chapter. So in this unit we will discuss the different classes of polymers, nature of forces present between the polymer chains, and few important polymers which are of great significance in our daily life. तो सबसे पहले हम इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, तीन टर्म्स हैं, पॉलीमर्स, मोनोमर्स एंड पॉलीमराइजेशन। इनको क्लियर करेंगे। पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स हाई मॉलिक्यूलर मास मैक्रोमोलिक्यूल सब्सटेंस होते हैं, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल से बनेंगे। स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, और वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देंगे। उस लार्ज मॉलिक्यूल को ही हम पॉलीमर कहेंगे। जैसे हम सिंपल से एग्जांपल इसमें लें कि जैसे आप दीवार बनाते हैं, तो दीवार को बनाने के लिए ब्रिक की जरूरत पड़ती है। तो एक ब्रिक है, वो ब्रिक दूसरी ब्रिक से जुड़ती चली जाएंगी, यानी बहुत सारी ब्रिक्स एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे और पूरी दीवार बना देंगे। तो यहां पर मैं कहूंगा ब्रिक जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल है, और जो दीवार बन गई वो पॉलीमर है। तो पॉलीमर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, or you can say high molecular mass substances which are formed by the joining of a large number of repeating structural unit. रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब है? जैसे यहां पर मैं ब्रिक बोल रहा हूं, तो देखिए ब्रिक ही अपने आप को रिपीट कर रही है। एक ब्रिक के बाद दूसरी ब्रिक आ गई, फिर ब्रिक आ गई। अब ब्रिक के बाद मैं ये कहूं यहां कोई स्टोन नहीं आया है, यहां कोई कंकर नहीं आया है, नेक्स्ट भी ब्रिक ही आई है। तो एक ब्रिक जो है वो अपने आप को रिपीट करती जा रही है। तो मैं कह सकता हूं कि दीवार बनाने में ब्रिक किसका काम कर रही है? रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट का।
यानी कि एक ऐसी स्ट्रक्चरल यूनिट जो अपने आप को रिपीट करते जा रही है। ये नहीं कि जैसे एक बार ब्रिक लग गई, फिर आपने नेक्स्ट पत्थर लगा दिया, फिर ब्रिक लगा दी, फिर आपने कोई और चीज लगा दी और दीवार बना दी, ये नहीं है। आप दीवार में देखते हैं कि ब्रिक लगती जा रही है, तो ब्रिक यहां पर वो स्ट्रक्चरल यूनिट होगी जो अपने आप को रिपीट कर रही है दीवार बनाने के लिए। तो इसी तरह जब पॉलीमर बनेगा तो बहुत सारी रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स होंगी जो एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ती जाएंगी और एक मैक्रोमोलिक्यूल बना देंगी। सो पॉलीमर्स you can say is a substance of high molecular mass formed by the combination of a large number of repeating structural units which join together through covalent bonds। कि बहुत सारी रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ती चली जाएंगी और एक मैक्रोमोलिक्यूल बना देंगी, उसी को हम कहेंगे पॉलीमर। अब मोनोमर क्या है? जो ये रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये देखिए नीचे जैसे मैंने इस एग्जांपल में दिखाया, फर्स्ट एग्जांपल में यहां पर ये रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। जब पॉलीमर बनेगा, यहां पॉलीथीन बनेगा, तो इस पॉलीथीन में यही यूनिट अपने आप को रिपीट करती जा रही है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से ये वाली जो यूनिट है ये अपने आप को रिपीट करते जा रही है, तो ये रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है। और इस रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट को इस सिंपल मॉलिक्यूल में से डराइव किया गया है, तो इस मॉलिक्यूल को हम कह देंगे मोनोमर। यहां पर इसको मोनोमर कह देंगे। तो मोनोमर्स क्या हो गए? मोनोमर्स आर द सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर डराइव्ड। वो सिंपल और रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें से रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स को डेराइव किया जाएगा, उन्हें हम कहेंगे मोनोमर्स। फॉर एग्जांपल यहां पे हम कहें पॉलीथीन, पॉलीथीन इज ए पॉलीमर and its repeating structural unit is this one, single bond CH2 single bond CH2 single bond, and this unit is derived from this simple or reactive molecule, that is ethene. So ethene is the monomer and polythene is the polymer। तो polythene यहां पर polymer हो गया और ethene जो है ये इसका monomer हो गया। जनरली अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको हर एक पॉलीमर के मोनोमर और उनके स्ट्रक्चर याद करने हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं तो ज़्यादातर इन पे इसी तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि ये पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब की बार भी 2020 में जो आपके पास CBSE का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी इसी टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको पॉलीमर्स दिए हैं, उनके मोनोमर्स के नेम एंड स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिए गए हैं। तो उनमें जैसे पॉलीथीन आ गया और आपसे ये कहें कि पॉलीथीन जो है इसका मोनोमर बताइए, तो मोनोमर का आप ये देखिए ध्यान से, नेम अगर उन्होंने पूछ रखा है तो आप लिखेंगे इथीन, और अगर स्ट्रक्चर भी पूछा है तो आप लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। एंड नाउ व्हाट इज द पॉलीमराइजेशन? The process of conversion of a monomer into polymer is called polymerization। तो जो polymerization हम यहां पर कह रहे हैं ये एक प्रोसेस है, the process by which monomers are converted into polymers is called polymerization। इस प्रोसेस को हम polymerization कहेंगे जिसके थ्रू मोनोमर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? हम पॉलीमर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां पर नीचे एक और एग्जांपल लिया है हमने नाइलॉन 6,6 का। नाइलॉन 6,6 जो है ये भी एक पॉलीमर है, पॉलीअमाइड है, नाइलॉन का नाम आपने सुना होगा। यहां पर पॉलीथीन जो है इसका मोनोमर केवल एक ही तरह का है, एक ही है, दैट इज इथीन। लेकिन ये नाइलॉन 6,6 जो है ये दो तरह के मोनोमर से मिलकर बनता है। इसकी जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है नाइलॉन की, जो हमने यहां पर लिखी हुई है ब्रैकेट में, सिंगल बॉन्ड NH CH2 6 टाइम्स, NH सिंगल बॉन्ड CO CH2 4 टाइम्स CO, ये इसकी रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है। और इस यूनिट को डराइव अब की बार किया गया दो तरह के मोनोमर से।
One is hexamethylene diamine and second is the adipic acid. This is hexamethylene diamine. शायद आपको स्क्रीन में डायमीन लिखा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये है hexamethylene diamine and this one is adipic acid. तो this is hexamethylene diamine and this is adipic acid. तो दो तरह के मोनोमर से रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट को डेराइव किया गया है इस केस में, और जब यहाँ पर ये दो यूनिट एक दूसरे से मिलेंगे तो इनके बीच से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, NH2 का H निकलेगा, COH ग्रुप का OH निकलेगा, बीच से वाटर निकल जाएगा और ये इस सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। नाइलॉन नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको न्यूयॉर्क और लंदन में बनाया गया था, तो न्यूयॉर्क से NY लिया गया, लंदन के LON लिया गया और इसका नाम दिया गया नाइलॉन। एंड 6 नाइलॉन 6 किसके दो मोनोमर्स हैं, दोनों में ही 6 कार्बन एटम्स हैं। हेक्सामेथाइलिन डायमीन में भी 6 कार्बन एटम्स हैं, एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है नाइलॉन 6। सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ पॉलीमर्स, मोनोमर्स एंड पॉलीमराइजेशन। ब्रीफ में एक बार फिर से बता रहे हैं, पॉलीमर्स क्या हो जाएंगे। पॉलीमर्स हाई मॉलिक्यूलर मास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि किससे बनते हैं, एक लार्ज नंबर में रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट होंगी जो एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ती चली जाएंगी और वो पॉलीमर बनाएंगी। तो पॉलीमर्स आर द हाई मॉलिक्यूलर मास मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स विच ज्वाइन टुगेदर थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड्स। So these are formed by the large number of repeating structural units which combine or join together through covalent bonds. तो पॉलीमर्स जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हो जाएंगे। मोनोमर्स क्या है, जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है उनको जिस सिंपल और रिएक्टिव मॉलिक्यूल से डेराइव किया गया है उसी को हम मोनोमर कहेंगे। एंड द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, उसको हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे। अब देखिए दो टर्म्स लेके चलते हैं, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर वो पॉलीमर होगा जिसकी रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट को केवल एक ही टाइप के मोनोमर से डेराइव किया गया है, उसे हम होमोपॉलीमर कहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉलीथीन जो है ये होमोपॉलीमर है क्योंकि पॉलीथीन की जो ये रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है इसको केवल एक ही तरह के मोनोमर से डेराइव किया गया है। तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि होमोपॉलीमर में एक सिंगल टाइप का मोनोमर प्रेजेंट होगा। वो पॉलीमर जो एक ही तरह के मोनोमर से बनते हैं उनको हम कहेंगे होमोपॉलीमर। अ पॉलीमर विच इज कंपोज्ड ऑफ और मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर के एग्जांपल जैसे पॉलीथीन आ गया, PVC आ गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PN पान आ गया, पॉलीअक्राइलोनाइट्रिल, नाइलॉन 6 आ गया, टेफ्लॉन आ गया। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इन सब में जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको केवल एक ही तरह के मोनोमर से, एक ही टाइप के मोनोमर से ड्राइव किया जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि इन पॉलीमर का जो मोनोमर होगा वो एक ही टाइप का मोनोमर होगा। कोपॉलीमर, कोपॉलीमर वो पॉलीमर होगा जो एक से ज्यादा तरह के मोनोमर से मिलकर बनता है। कोपॉलीमर में एक से ज्यादा तरह के मोनोमर होंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर आप नाइलॉन 6 देख रहे हैं, तो नाइलॉन 6 के दो तरह के मोनोमर है। वन इज हेक्सामेथाइलिन डायमीन एंड सेकंड इज एडिपिक एसिड। यहां पर डायमीन और आएगा, दिस इज हेक्सामेथाइलिन डायमीन। तो हेक्सामेथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड ये दो तरह के मोनोमर से मिलकर बनता है, इसलिए नाइलॉन 6 क्या हो गया, कोपॉलीमर हो गया। ये ध्यान रहे यहां पर नाइलॉन 6 लिखा है मैंने एंड दिस इज नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 जो है इसका मोनोमर कैप्रोलैक्टम होता है जो नाइलॉन 6 को बनाएगा, और नाइलॉन 6 के मोनोमर जो हैं वो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डायमीन होते हैं। तो होमोपॉलीमर क्या हो गए, होमोपॉलीमर्स वो पॉलीमर्स हो जाएंगे जो एक ही तरह के मोनोमर से बनते हैं, और कोपॉलीमर्स वो पॉलीमर्स हो जाएंगे जो एक से ज्यादा तरह के मोनोमर से मिलकर बनते हैं। इसमें एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर्स होंगे।
तो कोपॉलीमर कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स। फॉर एग्जांपल नाइलॉन 66, ब्यूनास। ब्यूनास आगे बढ़ेंगे आप, इसमें भी दो तरह के मोनोमर होते हैं, एक तो ब्यूटा 1,3 डाइन हो जाएगा, एक स्टाइरिन हो जाएगा। सिमिलरली ब्यूना एन में भी दो तरह के मोनोमर आ जाएंगे, वन इज ब्यूटा 1,3 डाइन और एक इसमें एक्राइलोनाइट्रिल आ जाएगा। बेकेलाइट पढ़ेंगे, बेकेलाइट में भी दो तरह के मोनोमर आपके पास आएंगे, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। जबकि यहाँ पर हम पॉलीथीन ले तो इसका एक ही मोनोमर होगा, दैट इज इथीन। पीवीसी का भी एक ही होगा, विनाइल क्लोराइड, इसका भी एक ही होगा, अक्राइलोनाइट्रिल पीएन का। नाइलॉन 6 का भी एक ही होगा, कैप्रोलैक्टम। और टेफ्लॉन का भी एक ही होगा, टेट्राफ्लोरोइथीन। तो होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स जो केवल एक ही तरह के मोनोमर से मिलकर बनते हैं, और कोपॉलीमर्स जो एक से ज्यादा तरह के मोनोमर से मिलकर बनते हैं, उनको हम कोपॉलीमर्स कहेंगे। और ये इनके एग्जाम्पल हो गए, और बहुत सारे एग्जाम्पल हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा, या तो कोई पॉलीमर दे देंगे और ये कहेंगे कि ये बताइए कि सोर्स के बेस पे ये किस टाइप का पॉलीमर है, या स्ट्रक्चर के बेस पे किस टाइप का है, या मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पे किस टाइप का है, या इसमें मॉलिक्यूलर फोर्सेज कौन सी है उसके बेस पे किस टाइप का है, या डेफिनेशन दे करके एग्जाम्पल पूछेंगे, एग्जाम्पल दे करके उसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं कि किस कैटेगरी के अंडर ये आएगा। तो पॉलीमर्स को बेसिकली यहां पर हमने डिवाइड किया है, वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, सेकंड इज द बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, थर्ड इज द बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एंड फोर्थ इज द बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेज। Now we will discuss this classification one by one. First, we are taking classification of polymers based on source of availability. On the basis of sources, polymers को 3 में डिवाइड किया गया है, नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। Natural polymers, as the name indicates, these polymers are obtained from nature, that is mainly from plants and animal. एग्जाम्पल दिया हुआ है सेलुलोज एंड स्टार्च। अब आपसे या तो डायरेक्ट एग्जाम में ये कहेंगे कि नेचुरल पॉलीमर का डेफिनेशन और एग्जाम्पल दीजिए, या आपसे ये कह देंगे स्टार्च जो है वो किस टाइप का पॉलीमर है सोर्स के बेस पे, नेचुरल है, सिंथेटिक है या सेमी सिंथेटिक है। तो ये मेनली आपको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलेंगे, उन्हें हम कहेंगे नेचुरल पॉलीमर्स, दैट इज पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। Second is the synthetic polymer. As the name indicates, these are man-made polymers. Polymers which are prepared in laboratory are called synthetic polymers. Example: Teflon, nylon 66, synthetic rubber, Buna-S, Buna-N, bakelite, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, बहुत सारे एग्जाम्पल आगे आएंगे मैन मेड के, हम पढ़ेंगे। तो ये हो जाएंगे सिंथेटिक पॉलीमर। नाउ वी आर टेकिंग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स बाय सब्जेक्टिंग देम टू सम केमिकल प्रोसेसेस। क्या किया जाता है? इनको नेचर से ऑब्टेन किया जाता है और फिर इनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ इनमें केमिकल मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि नेचर से ऑब्टेन किया और फिर इनको लैब के अंदर केमिकली मॉडिफाई किया गया। तो न तो ये कंप्लीटली नेचुरल है न कंप्लीटली सिंथेटिक है, सो द नेम इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। कंप्लीटली लैब में नहीं बनाया गया है, पहले नेचर से ऑब्टेन किया गया और नेचर से ऑब्टेन करके फिर केमिकली इनको मॉडिफाई किया गया है। तो पॉलीमर्स ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स बाय कैरिंग आउट केमिकल मॉडिफिकेशंस, और यू कैन से दीज आर द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड देन मॉडिफाइड बाय ट्रीटिंग देम केमिकली, और फिर इनको केमिकली मॉडिफाई किया गया है। एग्जाम्पल सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, गन पाउडर, वल्कनाइज्ड रबर एटसेट्रा, इसके एग्जाम्पल आपके पास आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं सेलुलोज डाई एसीटेट का, तो सेलुलोज डाई एसीटेट जो है, इनफैक्ट रेयन जिसको आप कह रहे हैं, दिस इज सेलुलोज डाई एसीटेट, यहाँ पर एसीटेट लिखा है, यहाँ डाई और आएगा, दिस इज सेलुलोज डाई एसीटेट रेयन।
तो रेयन इज द सेलुलोज डाई एसीटेट। अब इसमें क्या है, सेलुलोज को जो है वो प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, यानी नेचर से ऑब्टेन किया जाता है। फिर उसकी एसिटाइलेशन की जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सेलुलोज को ऑब्टेन किया गया नेचर से, फिर उसकी एसिटाइलेशन की गई एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यानी फिर उसको केमिकली मॉडिफाई किया गया, तो उससे क्या बनेगा, सेलुलोज डाई एसीटेट। इसी तरह वॉल्कनाइज्ड रबर है, जो नेचुरल रबर है ऑब्वियसली उसको रबर के प्लांट से ऑब्टेन किया जाएगा, नेचर से ऑब्टेन किया जाएगा, और फिर उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए उसे सल्फर के साथ हीट कर दिया जाएगा, तो उससे जो आपको रबर मिलेगी वो सेमी सिंथेटिक रबर कहलाएगी। वॉल्कनाइज्ड रबर आपने नाम भी सुना होगा। तो सोर्सेज के बेस पे पॉलीमर्स को तीन में डिवाइड किया गया है। नेचुरल पॉलीमर जो कि नेचर से ऑब्टेन होते हैं प्लांट्स और एनिमल से, सिंथेटिक पॉलीमर्स मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स नेचर से ऑब्टेन किया और केमिकली मॉडिफाई किया गया है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर के बेस पे पॉलीमर्स को तीन कैटेगरी में रखा गया है, लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच पॉलीमर्स, ब्रांच चेन पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स, और यू कैन से थ्री डायमेंशनल पॉलीमर्स। फर्स्ट वी आर टेकिंग लीनियर पॉलीमर्स। In linear chain polymers, the monomers units are linked to one another to form long linear chains. यहां पर मोनोमर यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ती जाएंगी और एक लॉन्ग लीनियर चेन बना देंगी, एंड देन these linear chains are placed one above the other and are closely packed in space. और फिर ये लीनियर चेन एक दूसरे के ऊपर क्लोजली अरेंज हो जाएंगी, जिसकी वजह से because of this close packing these polymers have high density, high tensile strength and high melting and boiling point. यहां पर मोनोमर यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ती जाएंगी और एक लीनियर चेन बना देंगी, फिर वो चेन्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर के क्लोजली पैक्ड हो जाएंगी, और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इन पॉलीमर्स की डेंसिटी हाई होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी इनकी पुलिंग स्ट्रेंथ, यू कैन से टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होगी, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। अगर इनके एग्जाम्पल का हम जिक्र करते हैं तो इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन। आगे हम पढ़ेंगे पॉलीथीन दो टाइप के हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो यहां पर आ जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलीएस्टर्स। नाइलॉन जो हमने बताया जिनमें अमाइड लिंकेज होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा था नाइलॉन 66, वो इनके अंदर ले सकते हैं आप। पॉलीएस्टर्स ले सकते हैं, पीवीसी ले सकते हैं, ये इनके एग्जाम्पल आ जाएंगे लीनियर चेन पॉलीमर्स के। ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होगा, ब्रांच चेन पॉलीमर्स द मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स which have also side chains or branch chains of different lengths attached to the main chain. यहाँ पर मोनोमर्स यूनिट जुड़ेंगी, जैसे ऊपर उन्होंने स्ट्रेट लॉन्ग चेन बनाई थी उसी तरह स्ट्रेट लॉन्ग चेन बना देंगी, लेकिन अब की बार जो मेन स्ट्रेट लॉन्ग चेन होगी उससे कुछ ब्रांचेस निकल जाएंगी, उससे कुछ ब्रांचेस बाहर आ जाएंगी जो कि डिफरेंट लेंथ की होंगी, तो इसलिए इसको नाम दिया गया ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। लीनियर चेन पॉलीमर्स में क्या था कि जो चेन बनेगी मोनोमर जुड़ते जाएंगे और लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना देंगे। यहां भी लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनेगी, लेकिन उन लॉन्ग स्ट्रेट चेन से कुछ डिफरेंट लेंथ्स की ब्रांचिंग निकल जाएंगी, और उन ब्रांचिंग की वजह से अब ये पॉलीमेरिक चेन जो हैं ये क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाएंगे, और क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाएंगे तो लीनियर पॉलीमर्स की अगर हम देखें उनकी बजाय यहां पर ये क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, जिसकी वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा और डेंसिटी भी कम होगी। तो इनके एग्जाम्पल में अगर हम लें तो इसका बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है वो हम ले सकते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन और अमाइलोपेक्टिन। आगे हम पढ़ेंगे नेचुरल पॉलीमर है आपके पास जैसे स्टार्च, तो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टार्च के दो कंपोनेंट अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलो जो है वो लीनियर चेन होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन होते हैं, तो इसमें हम अमाइलोपेक्टिन भी कह सकते हैं, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा।
Now we are taking cross-linked or network polymers. In these polymers, these are also called network polymers. In these polymers, the monomers units are linked together to form 3D or you can say three-dimensional network. यहाँ पर जो लीनियर चेन बनेंगी वो चेन एक दूसरे से लिंक हो जाएंगी, उनमें क्रॉस लिंकेज आ जाएगी, जिसकी वजह से एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ये बना लेंगे। और यहाँ जनरली वो मोनोमर्स इनमें इंक्लूड होंगे जो या तो बाई फंक्शनल हो या ट्राई फंक्शनल हो। बाई फंक्शनल का क्या मतलब है, अभी आपने पीछे जैसे पढ़ा था नाइलॉन 6,6, उसमें आपने हेक्सामिथाइलिन डायमीन लिया था, वो बाई फंक्शनल है, 2 NH2 ग्रुप थे उसमें। एडिपिक एसिड भी बाई फंक्शनल है, उसके अंदर भी 2 COH ग्रुप थे, 2 फंक्शनल ग्रुप थे। तो ये वाले जो पॉलीमर्स हैं ये जनरली उन मोनोमर से मिलके बनेंगे जो बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल होंगे। बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल जो मोनोमर्स हैं उनसे मिलके बनेंगे। दीज आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स and contain strong covalent bonds between various linear polymer chain। जो पॉलीमर चेन बनेंगी वो इंटरकनेक्ट हो जाएंगी। एग्जाम्पल इसके आ जाएंगे बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये कंप्लीट लिखना, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड और आएगा इसके साथ, बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये इनके एग्जाम्पल आ जाएंगे। इनके डायग्राम अगर हम देखते हैं तो देखिए उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए ये लीनियर चेन पॉलीमर्स का हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया। यहाँ पर देखिए पॉलीमेरिक जो मोनोमर्स एक दूसरे से जुड़ते गए और ये लीनियर चेन बना दी हैं, और फिर ये लीनियर चेन एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हो जाएंगी। ये लीनियर चेन एक बन गई, ये दूसरी चेन है, तीसरी चेन, और फिर ये क्लोजली पैक्ड हो जाएंगी। यहाँ पर क्या होगा, ब्रांच चेन पॉलीमर में लीनियर चेन तो यहाँ भी बन रही है, ये लीनियर चेन है, ये भी लीनियर चेन है, लेकिन लीनियर चेन से क्या निकल रही हैं, ये ब्रांचेज निकल रही हैं डिफरेंट लेंथ की, और इन ब्रांचेज की वजह से ही ये चेन क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाएंगी। और यहाँ नेटवर्क और यू कैन से 3D या क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में क्या होगा, जो ये लीनियर चेन बनी है, ये लीनियर चेन बन गई, ये लीनियर चेन बन गई, ये लीनियर चेन बन गई, ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। ये देखिए कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो गई, ये कनेक्ट हो गई, ये कनेक्ट हो गई है, तो इनमें क्रॉस लिंकेज हो गई है। और क्रॉस लिंकेज की वजह से क्या हुआ है, इन्होंने 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लिया है। तो यहाँ पर लीनियर चेन लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे लॉन्ग और स्ट्रेट चेन से ब्रांचिंग आ गई, यहाँ पर लॉन्ग और स्ट्रेट चेन एक दूसरे से लिंक्ड हो गई है, इनमें क्रॉस लिंकेज आ गई है, जिसकी वजह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग हम क्वेश्चन लेते हैं। Why wrinkles are formed in cloths made from cellulose such as cotton, linen and rayon। आपने देखा होगा कि जो कपड़े सेलुलोज से बने होते हैं, जैसे कॉटन या लिनन के कपड़े होते हैं, उनको वॉश करने के बाद उनमें रिंकल्स हो जाते हैं। तो उनमें रिंकल्स क्यों होते हैं, इसका क्या रीज़न है? जनरली इनफैक्ट द मोनोमर्स इन दीज चेन्स आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो ये क्लॉथ्स हैं कॉटन या लिनन से जो बने हुए हैं, इनमें जो पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं और उनमें जो मोनोमर्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होते हैं एक दूसरे से। एंड यू नो एट द सेम टाइम हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। The monomers in these polymeric chains are linked by hydrogen bond, and we know that hydrogen bonds are also present in the molecules of water. So the fabric made from cellulose allows water molecules to enter, or you can say penetrate in the space between the polymer chains, जिसकी वजह से पॉलीमर चेन के बीच में जो स्पेस है तो फैब्रिक वहां पे वाटर मॉलिक्यूल को एंट्री अलाउ कर देगा, वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेलुलोज एंड वाटर। और नए हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे सेलुलोज के मॉलिक्यूल और वाटर के बीच में।
एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिंकल्स आर फॉर्म्ड, इसी की वजह से उनमें रिंकल्स बनते हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन लेके चलेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, दैट इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन।